नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है एनसीईआरटी की 6 to 12 एसएसटी पूरा चल रहा है चैप्टर वाइज। उसका क्लास 8th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 आज का वीडियो है। जो भी टीचिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो माई बाप है या माँ बाप है वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से 80 से 90% क्वेश्चन लिए ही जाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हम जो भी कीवर्ड है मेन और इम्पोर्टेंट वो सारे हम देखिए पहले ही हाईलाइट कर लिए। ओके, सो आप बने रहिए, वीडियो फुल देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा। आज का जो लेसन है वो है संसाधन। संसाधन क्या है? इसमें जो भी चीजें रहेगी पेंसिल से बताएंगे, जहां डायग्राम की जरूरत होगी वैसे ज्यादा रहेगी नहीं। एनसीईआरटी खुद ही अपने में ही इतना खुद ही बना देता है कि कुछ बना के बताने की जरूरत ही नहीं। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग कहानी के फॉर्म में बताया गया, कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, ये सब संसाधन है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो इस समय देख रहे हैं वो इतना समझते हैं, तो डिफिनेशन के थ्रू बता रहे हैं। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जो भी आवश्यकता होती है और जिस वस्तु से हमारी पूर्ति होती है वो संसाधन है। ओके, तो काफी चीजें संसाधन है। कपड़े भी हमारी तन ढकने के लिए काम आते हैं, अनाज है ही है, कंघा बाल के लिए, शहद की बोतल, सारी चीजें काम की है। तो ये सब संसाधन है। और ये जो चैप्टर है 8th क्लास का जो ज्योग्राफी पूरा संसाधन पर है। जो भी प्रमुख संसाधन है वो चैप्टर वाइज सारे इसमें रहेंगे। आज तो संसाधन क्या है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, उपयोगिता ज्यादा समझ में आ रहा है तो उपयोगिता शब्द ही बोलिएगा, या प्रयोज्यता, ताकि जो भी कीवर्ड ये लिखा हो यही ये लिखा हो समझ में आए। ओके, ये ले लेते, कर्सर पर नजर रखिएगा। उसे एक संसाधन बनाती है। किसी वस्तु की जब उपयोगिता होती है तभी वो संसाधन बन पाती है। अनुपयोगी चीज कभी भी संसाधन नहीं हो सकता। जैसे 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 के रूप में इसमें वैसे यहाँ दिया नहीं है। जैसे जो भी आता है वो आप कमेंट में बताइएगा, आपके लिए है ये। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन तब भी वो संसाधन है। आर्थिक मूल्य मतलब कुछ संसाधन है लेकिन वो पैसे से नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे अब वायु है, वायु को वायु लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन तब भी वो संसाधन है। ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है, हम उसको मूल्य चुकता नहीं कर रहे हैं तो। और ये पेटेंट क्या होता है? ये इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार से है। हमारे इंडिया में वैसे पेटेंट का ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा है। कोई भी नया किसी ने आविष्कार किया कोई चीज, उसको पेटेंट करा लेता है, ताकि दूसरे को जब वो परमिशन देगा तभी वो कर सकेगा, और परमिशन तभी देगा जब उसको कुछ मिलेगा, कोई भी रॉयल्टी के रूप में कुछ भी। तो इसको इसी रूप में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जो संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है, आर्थिक रूप से यानी पैसों से उसका नहीं उसकी तोला जाता है। जैसे अब एक उदाहरण ले लिए हैं वायु, तो वायु को लेकर ही चलते हैं। तो आपकी जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, जैसे घरेलू नुस्खे, घरेलू जो नुस्खे होते हैं, जो भी घरेलू चीजें होते हैं, उपकरण और सब चीजें लगाने के, तो घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मुल्तानी मिट्टी लगा लो और उसमें दही मिला के लेप लगा लो, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं
पेटेंट करा लिया, फिर इसके बाद मेडिकल के जरिए बेचा गया, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है, फिर वो तब पैसा मिलेगा। तो ये कहानी है। और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय यानी टाइम और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक है, कर्सर पर नजर रखिएगा, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग एक सेकंड क्या ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। आविष्कार और जैसे टेक्नोलॉजी ही है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, संसाधन आज कैसे बन गए? क्योंकि लोगों ने इसमें अपने विचार, ज्ञान और कुछ आविष्कार, आविष्कार से ये सब तीनों चीजें मिले हैं, जिसके जरिए ये संसाधन के रूप में आए हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। अब जब आग की खोज हुई तो उसके बाद और सब चीजें पता चली कि कैसे पका के खा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं पका के। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर गड़िया, ठेलिया और कई चीज बने, फिर गाड़ी के रूप में आ गया, मतलब कई सारे नवीन नवीन चीजें आ गई। तो नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल में ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल विद्युत भी इससे बनने लगे, जल से। अब ये प्रौद्योगिकी का इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। किसी कौशल यानी स्किल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी किसी भी स्किल, कोई भी स्किल करने अथवा कोई भी वस्तु बनाने में जो नवीनता लाते हैं, वही सब जो है प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। देखिए, एक माँ बनी है, माँ है, बेटी है। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन माँ की तरफ है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। माँ भी बेटी भी है, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो संसाधन वही जो उपयोगी है। संसाधनों के प्रकार। अब संसाधनों के क्या प्रकार हैं? सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में निर्मित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक यानी जिसको नेचर ने बनाया, प्राकृतिक रूप से यानी ईश्वर ने दिया, उसको बोलेंगे प्राकृतिक। मानव निर्मित यानी मानव ने जिसको बनाया, और तीसरा मानव खुद। मानव भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। यानी किसी टाइप से कुछ संशोधन नहीं किया जाता, कोई बदलाव नहीं किया जाता, उसी को ही प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे अब नमक है, जो पिसा हुआ नमक आता है, तो पिसा हुआ नमक, जैसे टाटा का ही ले लो, किसी का भी पिसा हुआ वाला नमक, तो वो संसाधन के रूप में नहीं, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिफाइन किया जाता है, तभी इतना व्हाइट होता है। जब वो ढेले के रूप में ही आएगा, तब उसको प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं। वायु का उदाहरण इन्होंने लिया है यहाँ पे। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छे तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कोई कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग करने के लिए हमें औजार और टेक्नोलॉजी की ही आवश्यकता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय यानी नए रूप में और अनवीकरणीय जिसको मतलब जिसका नयापन नहीं हो सकता है, संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसको इसी कीवर्ड में समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल है, मृदा है यानी मिट्टी, और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, यानी मानव की किसी भी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। और इसमें उदाहरण के रूप में लिया गया जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर यानी सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जल, मृदा और वन का हो सकता है लापरवाही से, अगर आप उसको काट रहे हैं, काट ज्यादा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो उस पर असर पड़ रहा है। इसको भी पूरा पढ़ लेते हैं। उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, यानी जल के और मृदा को, वन को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन है। जल तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अब यह है कि जल पीने योग्य तो कम है। आगे आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, और पिछला भी पढ़ चुके हैं पीछे क्लास 7th में कि जल पीने योग्य जल कितना है, जिसको पीने योग्य जल को बोलते हैं अलवणीय, और न पीने वाले यानी क्षारीय जो होते हैं उसको बोलते हैं लवणीय। और संसाधन है, बहुत ज्यादा जल है, असीमित है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यह अभी मैंने बताया है कि इसका आंसर ही मैंने दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा किया गया है कि जो है जल की इतना ज्यादा असीमित जल है, तब भी जल की कमी है, और आज भी विश्व के बहुत सारे भागों में एक बड़ी समस्या है। अपने भारत में ही कई राज्यों में जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जल वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से जल के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले चैप्टर में आपने 7th क्लास में पढ़ा उसमें तो बता दिया गया कि भैया जल तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य जल कम है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। अब इनका भंडार जो है काफी सीमित है, सीमित मात्रा में है। जैसे भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित यानी फिर से उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं, क्योंकि बहुत हजारों वर्ष लगते हैं तो पुनः कर ही नहीं सकते। अच्छा, जो चीज खत्म हो गई उसको फिर से पूर्ण नहीं किया जा सकता, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक इस टाइप से भी आप एक याद कर सकते हैं लाइन। ओके, और है यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, और यह बता दिया गया है यह अवधि जो मानव की जीवन है उससे भी बहुत ज्यादा है। तब तक मानव ही खत्म हो जाएगा जब तक वो फिर से पूर्ण होगा। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। तभी तो भारत में भी कोयला का काफी अच्छा भंडार है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है। तो ये तो कम है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लेकिन कोयला का अच्छा खासा भंडार है। लेकिन तब भी जो भारत है वो बाहर से निर्यात करता है, जानता है कि अगर जो यहाँ का खत्म हो जाएगा तो सामने वाला पड़ोसी भी आंख दिखाएगा और महंगा बेचेगा, तो अपना बचा के रखता है, कम मात्रा में निकालता है, और बाहर से जो है काफी आयात करता है, क्योंकि ये अनवीकरणीय है और ये दोबारा हम नहीं बना सकते कि तुरंत फिर से हो जाएगा। पहली बात प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर है। अब यहाँ पे बता दिया गया कि भैया ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और अन्य जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे जल है, जो भी और सब चीजें हैं,
वो सारे का वितरण जो है वो कैसे होता है। तो इसमें यहाँ बताया गया है, इसका इन सब का वितरण जो है भूभाग यानी जमीन के टुकड़े और जलवायु पर निर्भर है। जलवायु कैसी है आपके यहाँ की, ऊंचाई 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 कैसी है, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है, क्योंकि पृथ्वी पूरा समतल एक बराबर है ही नहीं। पृथ्वी में कोई भी राज्य है, अभी अपने ही भारत की बात करें तो पूरा भारत एक जैसा है ही नहीं। सबकी जलवायु अलग है, भूभाग अलग है, अलग टाइप से ऊंचाई है, कोई कुछ ऊंचे पर है, कुछ राज्य तो कुछ नीचे पर है। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण भी असमान रूप से है। तो अब संसाधन का भंडार, इस शब्द का पढ़ लेते हैं। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार का अर्थ हुआ यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी जितना भंडार रहेगा आपके यहाँ स्टोर रहेगा उतना ही तो यूज कर सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन इसमें है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। उनका जो मूल रूप है उसको बदल दो तो वो उपयोग में आने लगता है। जैसे लोह अयस्क, लोह अयस्क कहीं आज पाया जाता है? लोह अयस्क बहुत पहले से मिलता था, बहुत जब से लोहे की खोज हुई है उससे भी पहले था, कोई आज नहीं। लेकिन जब पता ही नहीं था इसको यूज कैसे करना, कुछ चीजें कच्चे रूप में यूज ही नहीं होता, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके तभी यूज होता है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। पुल में लोहे के इस्तेमाल होता है, घर में भी होता है, बिल्डिंग में, इमारत में। तो कुछ अपने हाथ से भी ऐड कर सकते हो। जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। लोहा मानव निर्मित है क्योंकि लोहा नहीं पैदा होता, प्रकृति ने हमें लोहा नहीं दिया, हमें लोह अयस्क दिया है। फिर इसको हम मॉडिफाई करके उसका मूल रूप चेंज करके लोहे के रूप में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। तो लोहा एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी ये भी एक मानव निर्मित ही संसाधन है, प्रकृति ने तो दिया नहीं है। ये जरा सी लाइन पढ़ते हैं इसको। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित बना लेते हैं। अब मानव संसाधन, मानव को ही संसाधन बोला गया है जो कि बहुत बड़ा संसाधन है। हर मानव संसाधन के रूप में, जैसे अब हम ही हैं, अभी हम हैं, आप हैं, तो ये है कि हम पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो ज्ञान ले रहे हैं। तो जब ज्ञान आपको होगा तो आप उसको और प्रचारित करेंगे, एक अच्छे व्यक्ति बन के देश की सेवा और कई रूपों में करेंगे। कल को टीचर बनेंगे, टीचर के रूप में सेवा देंगे, तो वो आप काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो ये संसाधन के रूप में। हाँ ये है, अगर हम बैठे रहते हम कुछ नहीं करते, कुछ मतलब खाना भी बना के नहीं देते किसी को, कुछ नहीं, और अपना खा रहे हैं, सिर्फ फैल रहे हैं, तो ये मानव संसाधन भी बेकार होता है। नहीं, ऐसा है ही नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। नहीं कुछ तो घर में ही लोगों को बना के दे रहा है तो वो जी रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। तो मानव संसाधन है, हर रूप में है। मानव संसाधन एक इसमें भी चैप्टर है जिसमें आप विस्तार से और पढ़ेंगे कि कैसे है और क्यों है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी टेक्नोलॉजी हो। लोग तभी तो जो जो भी संसाधन और ज्यादा बनाया जा सकता है, तभी जब उनके पास ज्ञान होगा, कौशल होगा, यानी स्किल होगा, नॉलेज होगा और टेक्नोलॉजी होगा। इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना गया है, सभी संसाधनों से अलग। अतः लोग मानव संसाधन हैं। लोग जो व्यक्ति हैं, जैसे हम सब लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य,
लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अब हम संसाधन है, लेकिन हम बहुमूल्य संसाधन कैसे बनेंगे ताकि हमें एक अच्छा पेमेंट मिले। हम तभी एक बहुमूल्य संसाधन बन सकते हैं जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे, हमें मेरे अंदर एक अच्छा स्किल होगा, कौशल होगा, और टेक्नोलॉजी यूज करना जानेंगे, तभी हम एक बहुमूल्य संसाधन बनेंगे। जो जितना अगर हम जैसे टीचिंग ही पढ़ा रहे हैं, टीचर की तैयारी करा रहे हैं, तो टीचिंग के ही हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर हम एक अच्छे बहुमूल्य संसाधन बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो हमें 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज आए बहुत अच्छा। और ऐसे ये तो अच्छी बात है, सीटेट कई चीजों का पूछ लेता है। आपको हिंदी का भी पेपर कराता है, इंग्लिश का भी कराता है, और आपके जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका भी, यानी 3 चीजों का। तो एक हिसाब से मानव संसाधन बना देता है, और बहुमूल्य मानव संसाधन बना देता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो अच्छे हो ही जाते हैं उसमें। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब ये अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए, यानी इन सब चीजों में हमें समर्थ होना है, अच्छा कई कौशलों में निपुण होना है, तो लोगों को कौशल स्किल में सुधार करना होगा। और इस इन सबको बोलते हैं मानव संसाधन विकास। यानी जो आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसका पेपर देंगे, तो ये आप मानव संसाधन विकास हो रहा है आपका। आप मानव है और संसाधन के रूप में आपका विकास हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे संसाधन संरक्षण है, देखिए कर्सर पर नजर रखिएगा। संसाधन संरक्षण हेडिंग है, इसमें है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक, यानी जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से उसका उपयोग करिए, और उन्हें नवीकरण के लिए समय दो, क्योंकि समय लगता है नवीकरण, यानी इसको फिर से एक नया रूप लेने के लिए। आप आगे और पढ़ेंगे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखिए। यानी आप प्रयोग भी करिए और संतुलन भविष्य में भी जो है उपयोग हो सके, उसके लिए संतुलन बनाए रखिए। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसी को सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके बता रहे हैं, कई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि प्रकृति ने दिया है, और नहीं करेंगे उसको बचा ही रखेंगे तो फिर क्या। लेकिन बताया जा रहा है कि सतर्कता पूर्वक करिए, यानी हिसाब से करिए। अब जैसे जल है, मृदु जल है, लवण अलवणीय जल जो है, तो वो नदी से मिलता है हमें, और नीचे धरती से मिलता है, समुद्र से हमें नहीं मिलता है। तो जब आप नल है तो नल में पानी यूज कर रहे हैं तो अपने हिसाब से उतना ही यूज करिए, फालतू में उसको खुला मत छोड़ दीजिए। जहां डालना है एक जग पानी, वहां पे 2-3 जग मत डालिए। और यही सब बताया जा रहा है, इसलिए हिसाब से टंकी में पानी बह रहा है, बहने दे रहा है, ठीक है अभी हम भरेंगे उठ के, तुरंत फालतू का पानी मत बहने दीजिए। अब सवाल यह है कि भैया बारिश की पानी होती है वो भी तो बहता है, तो बारिश के पानी में और जो आपका पानी भरेगा उसमें फर्क है। बारिश का पानी अ, जब बहता है, पहली बात तो सोखता नीचे बहुत जल्दी है, वाष्पित भी होता है, उससे फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, वो सब प्रोसेस होता है। लेकिन जो हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, जो हमारी टंकियों में जा रहा है, नलों के द्वारा आ रहा है, वो सिर्फ वाष्पित होके उड़ जाती है, नीचे धरती तक नहीं जा पाती है, यानी उसका फिर से उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये इसमें बताया गया है कि आप संसाधन का संरक्षण ऐसे कर सकते हैं, और भी कई उपाय बताएंगे आगे। ये प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण, जो भी मैंने समझाया वही चीज है, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ये चक्र ही तो चलता है, पानी वाष्पित होता है, फिर बादल बन के फिर बरसता है, फिर धरती के अंदर जाती, फिर ये प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर जो वो पानी गंदा हो गया, नाली में चला गया, बड़े बड़े नाली में, वैसे टाइप में, तो वो वाष्पित नहीं हो पाती है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है,
क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी का एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन को जरूरी नहीं थी। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। ये कहानी के रूप में है। चलिए ये हटा दें। अब जैसे कागज का ही उदाहरण दिया गया है, कागज का चलिए समझा देते हैं। कागज का दिया गया है, जैसे कागज है तो कई बार हम लोग जो है काफी लिखते हैं, सही नहीं लिखा फाड़ के फेंक देते, फिर फेंकते, तो सोच समझ के अपना लिखिए, ज्यादा फाड़ना ना पड़े, कॉपी कम इस्तेमाल हो, जितना जरूरत है जो बहुत जरूरी है, ताकि जितना हम कागज इस्तेमाल करेंगे मार्केट उतना ही सप्लाई करेगा, और मार्केट सप्लाई करने के लिए उतना ही पेड़ काटेगा, और जितना पेड़ काटेगा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा, प्रकृति भी जो है अपना रूप कहीं ना कहीं दिखाएगी। तो यही बताया जा रहा है कि करिए, हिसाब से करिए। और अगर एक पेपर मिल के हिसाब से यहाँ बता दिया जाए तो पेपर मिल को यही करना चाहिए कि जितने पेड़ काटिए उसका डबल पेड़ लगा दीजिए, ताकि वो संतुलन बना रहे। खैर वो तो अलग बात है। ये हाँ, ये टॉपिक ये बताते हैं। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो भी पीढ़ी है उसकी आवश्यकता भी पूरी होती रहे। तो ये बताया गया है, भैया सावधानी से करो, ये नहीं कि भैया अपना कर लो, हम तो जा रहे हैं ऊपर, हमारा क्या। तो अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचाए रखो। ये बताया जा रहा है पोषणीय विकास में, सतत पोषणीय विकास में जो भी संसाधन है उनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ सिद्धांत हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, सभी रूपों का, यानी कि जीवन में जो भी अलग अलग रूप आते हैं इसको आप समझ सकते हैं, एक दार्शनिक भाव से भी समझ सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आदर करो और देखभाल करो। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी मानव जीवन में जो भी है उसको गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी स्किल को और विकसित करना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी प्राकृतिक संसाधन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाओ, कम से कम कोशिश करो, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत, हाँ सॉरी, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि आप जिसके भी संपर्क में हैं उनको पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाओ, यानी जागरूकता फैलाओ। हमारी पृथ्वी को, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा जुड़ा है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविष्य है वो यहाँ के पेड़ पौधों और परितंत्र, परितंत्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। परितंत्र क्या होता है ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पिछले लेसन के पिछले चैप्टर क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं। तो परितंत्र में काफी चीजें आती हैं, तो यही भविष्य निर्धारण करती है। इसलिए अगर जो पेड़ पौधों परितंत्र पर खतरा आया तो मानव पर भी आ जाएगा। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। बस लेसन समाप्त हो गया। बस ये चीजें बताई गई है कि भैया ये जो पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका भविष्य तभी है जब पेड़ पौधे हैं और प्रकृति सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षित नहीं रहे, ये ज्यादा इनको तकलीफ हुई, सॉरी सॉरी, तो फिर आपको काफी चीजें झेलना पड़ सकता है। अब ये बताया गया तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य में 3 पॉइंट बता दिए गए। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, ये देखिए आप, यानी कि सतर्कता पूर्वक किया जा रहा है। क्या है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, और
यानी पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है सब जगह पृथ्वी का अलग है, अलग एक विविध है, एक समान नहीं है, समान है। तो भैया उसको भी संरक्षित की जाए। जो पहाड़ी इलाका है उसमें पेड़ काट के उसको होटल न बनाया जाए। शायद यही इस लाइन का कहना चाह रहे हैं। जो जहाँ जैसे है वैसे रहिए, पृथ्वी भूमि जहाँ है वहीं पे रहिए। पहाड़ों पर पहाड़ी की तरह ही जिंदगी काटिए, उसमें महला दो महला होटल मत बनाइए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ये सारी चीजें बताई जा रही। और आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि अ, मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय में और अच्छे से आप लोग को आ जाए। और आप चैनल पर बने रहिएगा विश्वास के साथ। एनसीईआरटी की तो अच्छे से हम कवर कर लेंगे। और आप एनसीईआरटी से जुड़ा एनसीईआरटी की एसएसटी, अभी तो एसएसटी ही पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यहीं से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।